जो वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। और जिस तरह आपने बताया कि दूसरे देशों में स्टेट्स जो है आपस में compete करते हैं, चाहे साइंस की बात हो, रिसर्च की, डेवलपमेंट की बात हो, तो यहाँ भी एक तरह से जिस स्टेट के पास जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, चाहे पानी की बात की, अपने फॉरेस्ट की बात की, वो उस एरिया में अपनी रिसर्च को और गहन करे और बढ़ाए, और आपस में जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और जिस तरह आप चर्चा कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक सुपर पावर, अगर तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत अहम भूमिका है। तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, ऐसे और कई 5 मान लीजिए इंस्टीट्यूट का इंटरनेशनल लेवल पर जिनकी साझेदारी हो और जो आगे ले जाने में भारत में रिसर्च को, डेवलपमेंट को बड़ी भूमिका निभाएं? बेशक उसमें भी प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप हरदम एग्जाम्पल देते हैं यूएस का, अगर आप देखें वहाँ की यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज़, चाहे स्टैनफोर्ड हो, जो भी आपने नाम सुने, प्रिंसटन हो, ये हो, जिसकी क्वालिटी मानी जाती है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हमारे भी ये कल्चर जो पैदा करना है, तो गवर्नमेंट सर्टेनली गवर्नमेंट हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड क्वालिटी रिसर्च। वो हो रहा है, जैसे कि नए आइसर बनाए गए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च हैं, 7 हो गए हैं कंट्री के अंदर। वो उसी की तर्ज पे बनाए गए थे, IISc बेंगलोर की तर्ज पर। नए IITs बढ़कर 25 हो गए हैं, एक जमाने में 5 हुआ करते थे। तो ये सब हो रहा है, पर उसके साथ साथ हमें ध्यान रखना होगा कि प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर इसको समझे कि रिसर्च जो है, यूनिवर्सिटीज सिर्फ मास एजुकेशन के लिए ही नहीं है, लेकिन उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी होती है जब वहाँ पर रिसर्च भी होती है, तो उनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। तो ये दोनों तरह से कार्य होना चाहिए और हो रहा है कि नए इंस्टीट्यूट हों जो कि वर्ल्ड क्लास हों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ का जिक्र है और उनको बनाने के ऊपर भी कार्य चल पड़ेगा बहुत जल्दी ही। देखिए, अभी कुछ जो समय आप सभी जानते हैं, कोविड-19 का समय, इसमें कुछ चीज़ें धीमी हो गई हैं। हमारा पुराना 1 साल और कुछ महीने इसके द्वारा बहुत धीमे हो गए हैं। मतलब बाकी सब कार्य हो रहा है, लेकिन जो बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं जो होनी है वो थोड़ी धीमी हो गई हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा भी एक प्रस्ताव है, जैसे कि बहुत सारे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं कंट्री में, उनको भी रिसर्च यूनिवर्सिटी की तरह विकसित किया जा सकता है। तो एक तो टीचिंग यूनिवर्सिटी है जो मास एजुकेशन में बहुत इफ़ेक्टिव हैं, और क्योंकि बहुत सारे हमें शिक्षा के लिए बहुत बड़े-बड़े नंबर चाहिए, तो उनकी भी ज़रूरत है। वो उसके साथ-साथ हमें रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, जिसमें एजुकेशन के साथ-साथ रिसर्च का महत्व हो, दोनों चीज़ें इंटीग्रेटेड हों, उनकी भी बहुत आवश्यकता है। हिस्टोरिकली हमारे यहाँ ऐतिहासिक रूप में क्या हुआ था कि एक तो यूनिवर्सिटीज़ थी, और यूनिवर्सिटीज़ से ये बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि वो बहुत रिसर्च करेंगे। तो उसके साथ-साथ एक R&D इंस्टीट्यूशंस बनाने का सिलसिला शुरू हो गया था। तो हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया कि रिसर्च यहाँ होगी, एजुकेशन वहाँ होगी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ हों, और उसके साथ न केवल वो दोनों एक साथ हों, न केवल एजुकेशन और रिसर्च, बट ऑल्सो इनोवेशन। तो जो हमारी नॉलेज है, उसका जो भाग है जो कि कन्वर्ट किया जा सकता है इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री के भागीदारी के साथ, वो भी साथ-साथ चलना ज़रूरी है। हमारे जो नए टेक्नोलॉजी मिशन हैं, जो कि फ्यूचर चैलेंजेस के लिए हैं, जैसे कि साइबर फिजिकल सिस्टम्स, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल दीज थिंग्स, रोबोटिक्स, इंडस्ट्री 4.0, इन सभी का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है इन मिशंस का कि उसमें पूरी चीज सम्मिलित हो। बेसिक R&D,
basic knowledge creation, basic research, to applied research, to technology development, to incubation, to market access। तो ये सब जब मिलजुल के कार्य करेंगे और इसमें इंडस्ट्री की भागीदारी के साथ, तो निसंदेह जो हमारा साइलोज में काम करते हैं और उसके द्वारा बहुत अच्छे फल नहीं आ पाते, तो वो जो चेन है, हिस्टोरिकल चेन है, वो टूटेगी।